अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में आज क्या हुआ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक और इंश्योरेंस, ईपीएफओ, भारत सरकार की स्कीम के बारे में, साथ ही बैंक के न्यूज़ को भी अपडेट करता रहता हूँ। अभी मैंने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि एमसी सिंगला केस 5 सितंबर को हियरिंग के लिए आएगा और यह केस आज उसमें हियरिंग थी और पेंशनर्स की एसोसिएशन द्वारा इस केस को काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है। इस केस में आज क्या हुआ ये बताने से पूर्व मैं इस केस की पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया में या मीडिया में जहाँ पर भी है वो इस केस के बारे में बात करते रहते हैं कि एमसी सिंगला केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं इस केस की पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। दोस्तों, एमसी सिंगला जी ने ये केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर किया था, जिसका डिसीजन 2012 में हुआ था और उस डिसीजन में जस्टिस के कानन द्वारा जितनी भी रिट पिटीशन थी उनको डिसमिस कर दिया था। रिट पिटीशन हाई कोर्ट के लेवल पे डिसमिसल के बाद एमसी सिंगला साहब ने और बाकी कई लोगों ने स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी एडमिट तो हो गई, पर 2012 से लेकर के आज 2023 तक वो उसी स्थिति में है जहां से फाइल की गई थी। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको जस्टिस कानन की जजमेंट का कंटेंट्स दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट है जिसमें कि बहुत एस्पेक्ट्स को कवर किया गया था। मैं उसको सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। यदि आपको डिटेल में वो जजमेंट देखनी है तो आप गूगल सर्च करके या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी देख सकते हैं। अभी मैं आपको उस जजमेंट की कॉपी आपको दिखाऊंगा और उसके कुछ मेजर हाई पॉइंट को हाईलाइट भी करूंगा। दोस्तों, ये जजमेंट 16 अप्रैल 2012 की है, जो कि एमसी सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें कई रिट पिटिशन लगी हुई थी जिनको कि क्लब करके एक ही जजमेंट दी गई और उस जजमेंट में जस्टिस के कानन द्वारा कई एस्पेक्ट्स को कवर किया है। इसमें जो मेन कंटेंशन पिटिशनर्स की तरफ से थी यह थी कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन या आरबीआई की पेंशन के जैसे ही अपग्रेड होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको कई बार किसी सीनियर ऑफिसर स्केल 5 वाले को आज की डेट में उतनी पेंशन मिल रही है जितने की एक स्केल 1 को मिल रही थी। अब इस जजमेंट को कई पहलुओं को देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर सेंट्रल सिविल पेंशन के जैसे ही होना चाहिए था। 93 में जब आईबीए ने एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें यह कहा गया था कि ये पेंशन रिजर्व बैंक के जैसे पेंशन के पैटर्न में बनाई जाएगी, लेकिन बाद में उसको रिजर्व बैंक की पेंशन को अडॉप्ट न करके बैंकों की पेंशन के स्कीम के तौर पे निकाला गया और जिसमें अपग्रेडेशन का प्रोविज़न नहीं था। जबकि आरबीआई का पैटर्न होता तो आरबीआई के पैटर्न में अपग्रेडेशन होता रहता है। अभी जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन हुआ वो अगस्त 23 तारीख को किया गया, जिसमें कि 2017 के जो पेंशन का अपग्रेडेशन हुआ था उसके मुकाबले 63% बढ़ा दी गई पेंशन। इसमें कई प्रोविजन को देखते हुए जो पिटिशनर की कंटेंशन थी उसको डिफेंडेंट ने या रिस्पोंडेंट ने, जो उसमें पीएनबी था और आईबीए था और
बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा। उनकी मेन कंटेंशन ये थी कि बैंक की पेंशन बैंक के इंटरनल प्रॉफिट और इंटरनल पॉलिसी के आधार पर दी गई है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन बजट से दी जाती है, जिसमें कि प्रोविजन किया जाता है और उसमें कोई बैंक की पेंशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन में कोई सिमिलरिटी नहीं है। इस बात को हम भी मान लेते हैं कि बैंक के पेंशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन के जो पेमेंट का मोड है वो सिमिलर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक आरबीआई की बात है, वो भी एक बैंक है, वो भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी प्रोविजन अपने प्रॉफिट से ही बनाता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का जो पेंशन है वो आरबीआई के पैटर्न में सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की गई होगी तो इसको ग्राउंड समझ करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट एसएलपी को एक्सेप्ट किया होगा और इसी मुद्दे पे अब आगे चल रहा है। हालांकि इसमें ये हियरिंग के लिए 2016 के करीब आ गया था, लेकिन जब कभी भी ये हियरिंग होती है तो ये फिर एडजॉर्नमेंट हो जाती है, जो कि कई बार साल के लिए हो गई। पिछले साल 2022 में सितंबर में इसकी हियरिंग हुई थी, अब इसकी हियरिंग सितंबर में फिर से हुई थी। फिर इसकी जो डेट है आज 5 सितंबर की जो हियरिंग हुई है, इसके बाद फिर एडजॉर्नमेंट ले लिया गया है। तो दोस्तों, इस जजमेंट में जस्टिस कानन ने कई सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस की भी साइटिंग की है, उनको भी इंटरप्रेट किया है, उनको एग्जामिन किया है और उसके बाद इसमें जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसपीएस बैंक केस था, उसको भी कवर किया गया और केएस नगारा का केस था, उसको भी कवर किया गया है। इन सभी केसेस को देखने के बाद फाइनली इस इन सारी पिटिशंस को जस्टिस कानन ने डिसमिस कर दिया था और उन्होंने डिसमिसल के जो ऊपर रीजन अपने बताए थे वही अपने जजमेंट में दे दिया कि इनके जो जो ऑब्जर्वेशन ऊपर हैं उनके बेसिस पे इसको इन सारी पिटिशंस को खारिज कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये यहाँ खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गई। दोस्तों, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसके खिलाफ सिंगला साहब और बाकी पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने एसएलपी फाइल की। अनफॉर्चुनेटली इसी दौरान सिंगला साहब की डेथ भी हो गई, लेकिन ये केस चल रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी पिटिशनर्स हैं और ये केस यूनियन वर्सेस ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तो उसमें पेंशनर्स लगभग सभी आ जाते हैं। तो ये केस किसी इंडिविजुअल का ना होने की वजह से ये अभी चलता रहेगा। लेकिन इस केस में मेरी 4-5 ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से ये केस लटक रहा है और इसमें आगे क्या डिसीजन होगा ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी। लेकिन इसमें जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो भी ये एनोमली क्रिएट की गई है उसके लिए उस समय के यूनियन के नुमाइंदे, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने कि आईबीए या बैंक के मैनेजमेंट है। और ये गलतियां यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हर बाइपर्टाइट में करते रहे हैं और धीरे धीरे पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन न होने की वजह से उनके हितों की बात फेडरेशन कभी भी नहीं करती। हाल ही में जो फेडरेशन ने जो अभी 31 अगस्त को बात की थी मेन कमेटी के साथ, उसमें भी ये कहा कि सर्टेन इम्प्रूवमेंट हैज टू बी डन इन केस ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स। अब ये बात आती है कि पेंशनर्स तो पेंशनर है, चाहे वो 1986 में रिटायर हुआ हो, चाहे वो 2020 में, 2021 में, 2022 में रिटायर हुआ हो। जो पेंशनर है वो वर्किंग क्लास से अलग है, लेकिन जो आज वर्किंग क्लास है वो कल पेंशनर बनेगी और जो उन्होंने गलतियां अपने कार्यकाल में की हैं
उसका खामियाजा रिटायरमेंट के बाद भुगतना पड़ेगा। हर बाइपर्टाइट में कुछ न कुछ गलतियां की जा रही हैं। जैसे कि एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्केल 5 2017 से लेकर के 11 नवंबर 2020 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया गया, ना तो एरियर दिया गया, ना ही पेंशन में ऐड किया गया। इसमें जो इस एसोसिएशन द्वारा ही एग्री किया गया है कि उनको ना तो एरियर मिलेगा और ना ही उस जॉइंट नोट साइन होने के डेट से पहले जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशनरी बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इस तरह की एनोमली हर वेज रिवीजन में हो रही है। 10वें और 11वें वेज रिवीजन में स्पेशल पे या ग्रेड पे को लेकर के उसमें पेंशनरी बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। तो जो अगला 12वां बाइपर्टाइट होगा उसमें भी कोई ना कोई इस तरह की एनोमली और क्रिएट की जाएगी और जो आने वाले लोग हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक पेंशनर्स की डिस्पैरिटी की बात है और कोर्ट केसेस की बात है, तो इसमें आज की डेट में मोटा मोटी 5 डिस्पैरिटी हैं। सबसे पहले तो वो डीए की डिस्पैरिटी थी जो कि 100% यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे नवंबर 2002 से पहले की। उसको आईबीए ने एग्री कर दिया है और उसको सबमिट भी कर दिया है। लेकिन ये बताइएगा कि 2002 की एनोमली है, उसको 2023 में 20 साल के बाद सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उसमें ना किसी को एरियर मिलेगा, आज की डेट से इम्प्लीमेंट होगा। जो आदमी 2002 से पहले रिटायर हुआ है वो 80 साल से ऊपर का होगा और उनमें से कितने लोग बचे होंगे ये भी भगवान जानता है। और जो बचे भी हैं उनको एरियर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आज की डेट से ही उनको मिलना शुरू होगा यदि डीएफएस इसको अप्रूव कर देता है। दूसरी किस्म की एनोमली जो कि स्टेट बैंक के पेंशनर्स के साथ है कि सर्टेन स्केल तक 50% पेंशन है और उसके बाद उस स्केल से ऊपर 40% पेंशन है, जो कि सरेआम एक बहुत बड़ी लीगल मिस्टेक है, ब्लंडर है, जिसको कि एसपी बैंस वाले केस में भी कहा गया है कि जो लोग एक ही ग्रेड में रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनके साथ डिस्पैरिटी नहीं की जा सकती है। यदि स्टेट बैंक से आधे लोग रिटायर होकर के 50% पेंशन ले रहे हैं और आधे या 1/3 लोग 40% पेंशन ले रहे हैं, तो वो इक्विटी कहाँ से हुई? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है केस और आशा है कि 6 तारीख अक्टूबर की डेट लगी हुई है, उसमें इसमें पूरे आर्गुमेंट्स खत्म होकर के जल्दी ही जजमेंट आ जाएगी। तीसरा मुद्दा है अपग्रेडेशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी है और बाकी और कई कोर्ट्स में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा कि फाइनली ऊंट किस करवट बदलता है। चौथा जो डिस्पैरिटी का है वो स्पेशल पे वाला है, जो कि स्पेशल पे को पेंशनर्स के लिए शामिल नहीं किया गया है। उसके लिए भी कुछ केसेस सिविल कोर्ट में पड़े होंगे, कुछ कहीं डिफरेंट हाई कोर्ट में है। मेरे पास अभी एग्जैक्ट हाई कोर्ट का कहीं मेरी नॉलेज में नहीं आया कि किस हाई कोर्ट में अभी चल रहा है इस स्पेशल अलाउंसेस के बारे में। जहाँ तक दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक वाला मामला है वो 2013 का फाइल किया हुआ है, तो इसमें स्पेशल पे वाला शामिल नहीं होगा। इस तरह से ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो कि पेंशनर्स के साथ भेदभाव किया गया और उसके लिए हमारी यूनियन और एसोसिएशन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैनेजमेंट और आईबीए। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई है, उस हियरिंग में रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे एडजॉर्नमेंट मांगा गया, जो कि 6 अक्टूबर तक के लिए दे दिया गया है। साथ में मित्तर एंड मित्तर कंपनी द्वारा भी एक एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। वो एफिडेविट क्या फाइल किया गया है वो भी बाद में ही सामने आएगा। ये 6 तारीख की डेट शायद मैनेजमेंट की तरफ से
दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ली गई होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट 6 तारीख को आनी है, उसमें स्टेट बैंक का ही मामला बेसिकली 40 से 50% वाला ज़्यादा होगा। बाकी और कौन से मामले हैं उसमें, और अपग्रेडेशन से संबंधित मामले में क्या कोर्ट का रवैया रहता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे आशा है कि स्टेट बैंक का जो 40 से 50% पेंशन करने का है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट सुधारने की कोशिश करेगा, और जिसको मानने के लिए डीएफएस या आईबीए या बैंक की मैनेजमेंट तैयार होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ इन के कोर्ट केसेस के मामले में क्लैरिटी आई होगी, और आप अपना व्यू बना सकते हैं कि हम किस जगह खड़े हैं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, और साथ ही अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो इसके लिए कमेंट करें। एसबीआई के स्कीम्स के बारे में, एसबीआई के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, या बैंकिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में, आरबीआई की पॉलिसीज़ के बारे में, या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।